नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम UPMRC इलेक्ट्रिकल मेंटेनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 6 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, अ 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटर रोटेट्स। एक 3 चरण प्रेरण मोटर रोटर डैश पर घूमता है। ए लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, बी हाफ ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड, सी मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड एंड डी सिंक्रोनस स्पीड। दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो हमेशा लेस स्पीड यानी कि कम गति से चलेगा सिंक्रोनस स्पीड के। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर 3 फेज सप्लाई की मदद से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है और ये रोटेटिंग फील्ड स्क्वायरल केज रोटर के बार को कट करता है और ये रोटेटिंग फील्ड क्या करती है, ये स्क्वायरल केज बार के कंडक्टर्स को कट करती है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है और जो करंट इंड्यूस हुआ है रोटर बार में वो एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और दोस्तों फिर क्या होता है, जब रोटर ने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बताता है आपको, तो लेंज लॉ बताता है कि जो चीज किसी चीज को क्रिएट कर रही है वही चीज जिसने उसे क्रिएट करा उसका वो अपोज करेगी। अब क्योंकि जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है और स्टेटर और रोटर की स्पीड के बीच को क्या बोला जाता है, स्लिप बोला जाता है। और एक और पॉइंट आता है इसमें कि अगर रोटर इन केस कभी सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच गया तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपकी रोटर और स्टेटर दोनों की स्पीड सेम होगी। कभी आपने देखा होगा कि अगर दो ट्रेन बिल्कुल समान गति पे चल रही हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों जो ट्रेन हैं वो स्टेशनरी पोजीशन पे है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि दोनों ट्रेन में से कोई भी ट्रेन मूव नहीं कर रही है। यहाँ पे भी ऐसा होगा तो जो रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन स्टेटर एंड रोटर वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, यानी कि जो सापेक्ष गति है वो क्या हो गई, शून्य हो गई। और जब रिलेटिव मोशन या सापेक्ष गति शून्य हो जाए तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा इंडक्शन मोटर में। तो मोटर बेसिकली एक स्टॉल पोजीशन पे यानी कि स्टैंड स्टिल पोजीशन पे आ जाएगी। स्टार्टिंग के टाइम पे रोटर जो होती है वो स्टेशनरी पोजीशन पे होती है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी स्टेटर और रोटर की वो काफी ज्यादा हाई होगी, जिसकी वजह से जो रोटर फ्रीक्वेंसी काम करती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। तो बहुत बार ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है कि स्टार्टिंग पीरियड में जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होती है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, वो होती है हमेशा सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर। और जब रोटर एक्सीलरेट करना शुरू करती है या गति पकड़ना शुरू करती है तो स्लिप का जो डिफरेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है और जो रोटर फ्रीक्वेंसी है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और उस टाइम पे जो रोटर फ्रीक्वेंसी होगी वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कम रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। क्वेश्चन नंबर 52 है, टॉर्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी मशीन आर नोन एज। डीसी मशीन की टॉर्क और आर्मेचर करंट विशेषताओं को क्या कहा जाता है, ए मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बी स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, सी लोड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों डीसी मशीन में या डीसी मोटर में 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक होती है टॉर्क और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होती है स्पीड और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लास्ट होती है स्पीड एंड टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है। तो पहला पॉइंट है टॉर्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों टॉर्क और आर्मेचर करंट किसका रिलेशन बताता है, ये डीसी मोटर के टॉर्क और डीसी मोटर के आर्मेचर करंट का रिलेशन बताता है। और टॉर्क और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। स्पीड और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला जाता है स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पीड और टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला जाता है मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रख लेना कि किसे इलेक्ट्रिकल बोला जाता है, किसे स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है और किसे मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। और यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन आते हैं, उन रिलेशन को भी हमेशा याद में रखना। जो टॉर्क होता है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर्मेचर करंट के। तो अगर आर्मेचर करंट बढ़ेगा उस केस में भी टॉर्क बढ़ेगा और अगर फ्लक्स बढ़ेगा उस केस में भी टॉर्क बढ़ेगा। और एक डीसी मोटर की इक्वेशन होती है आर्मेचर करंट निकालने के लिए, वो क्या होती है, IA = V - EB अपॉन में RA। और स्पीड का एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक EMF और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्लक्स कम होगा तो उस केस में स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो जब फ्लक्स कम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉर्क भी कम होगा। जब टॉर्क कम लगेगा उस केस में डीसी मोटर की स्पीड ज्यादा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूले हमेशा आपके माइंड में होने चाहिए। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 53 है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर मूव फ्रॉम। एन प्रकार के अर्धचालकों में अधिकांश वाहक निम्न में से चलते हैं, ए लोअर टू लोअर पोटेंशियल, बी हायर टू लोअर पोटेंशियल, सी हायर टू हायर पोटेंशियल एंड डी लोअर टू हायर पोटेंशियल। दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर को पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज भी बोला जाता है। दोस्तों जब हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में
ऐड कर देते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर को डोप कर देते हैं, उस केस में वो सेमीकंडक्टर बन जाता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना देंगे। तो जो सेमीकंडक्टर का फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और इसी कारण से सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अब क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसी वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है या बिजली का प्रवाह होता है वो किसकी वजह से होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स है। और इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, वो होंगे होल्स। इसके अपोजिट हमने बात करी थी पी टाइप सेमीकंडक्टर में, उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स आपके होल्स थे और माइनॉरिटी कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, वो है कन्वेंशनल करंट फ्लो। जो पारंपरिक धारा का प्रवाह होता है वो किस दिशा में होता है, तो कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। और ये कन्वेंशनल करंट का जो कॉन्सेप्ट था वो गलत था। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अब क्योंकि उस टाइम पे ये स्टेब्लिश हो चुका था, तो आज भी हम कई क्वेश्चंस में या कई न्यूमेरिकल्स में इसी का यूज करते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जो एक्चुअल चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल यानी कि लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। सो इसी वजह से जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल यानी कि लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। अब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के थोड़े डिफरेंस हम देख लेते हैं। एन टाइप के एग्जांपल्स हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, बिस्मथ, यानी कि जिन एलिमेंट के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर वो एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ये किसके एग्जांपल है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। एन टाइप सेमीकंडक्टर को डोनर भी बोला जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सेप्टर भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसमें जो फ्लो होता है चार्ज कैरियर्स का वो होल्स की वजह से होता है, और होल्स हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोअर टू हायर पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 54 है, इज लोड इज डैश द करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज इन एसी सप्लाई। यदि लोड डैश है तो एसी आपूर्ति में करंट और वोल्टेज एक ही चरण में है। ए रिएक्टिव, बी प्योर ओमिक रेजिस्टेंस, सी प्योर कैपेसिटेंस एंड डी प्योर इंडक्टेंस। दोस्तों एसी में 3 केस होते हैं, एक होता है यूनिटी जब हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होता है, एक होता है लीडिंग जब पावर फैक्टर लीडिंग होता है, और एक होता है लैगिंग जब पावर फैक्टर लैगिंग होता है। यूनिटी के केस में क्या होता है, जो करंट होगा और वोल्टेज होगा वो एक ही फेस में होंगे। लीडिंग के केस में या प्योर कैपेसिटेंस के केस में क्या होगा, जो करंट होगा और वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री के फेस डिफरेंस में होंगे, और उसमें जो करंट होगा वो वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करेगा। लैगिंग के केस में इसका अपोजिट होता है, जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है करंट को, या इसका अपोजिट होगा, करंट लैग करेगा वोल्टेज से 90 डिग्री पे। तो ये 3 कंडीशन आपको क्लियर हो गई। और यूनिटी का केस किस केस में आता है, ये प्योर रेजिस्टिव केस में आता है। इस केस में करंट और वोल्टेज सेम फेस में होंगे। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्योर ओमिक रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 55 है, अ डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस 3 फेज लोड इज सप्लाइड फ्रॉम अ 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई। द लाइन करंट इज 20 एम्पेयर एंड द पावर ड्रॉन बाय द लोड इज 10,000 वाट। फाइंड द इंपीडेंस इन ईच ब्रांच। एक डेल्टा कनेक्टेड संतुलित 3 फेज लोड पर 3 फेज 400 वोल्ट की आपूर्ति की जाती है। लाइन धारा 20 एम्पेयर है और लोड द्वारा दी गई शक्ति 10,000 वाट है। प्रत्येक शाखा में प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेंगे हमें क्या क्या चीज गिवन है। हमें लाइन वोल्टेज गिवन है, वो हमें कितना गिवन है, 400 वाट। लाइन करंट गिवन है 20 एम्पेयर, और हमें पर फेस इंपीडेंस को निकालना है। अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें, डेल्टा कनेक्शन में जो फेस वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, यानी कि जो फेस वोल्टेज होगा वो 400 वोल्ट होगा। लेकिन जो फेस करंट होता है वो लाइन करंट के √3 टाइम्स होता है। तो लाइन करंट कितना है, 20 अपॉन में √3 टाइम। तो ZPH क्या हो जाएगा, इंपीडेंस VPH अपॉन में IPH, यानी कि वोल्टेज पर फेस अपॉन में करंट पर फेस। तो 400 अपॉन में 20 अपॉन में √3, ये 3 चला जाएगा ऊपर, 400 मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में 20, इससे ये कटेगा 20 टाइम। तो 20 √3 कितना होता है आपका, वो होता है आपका 34.64 ओम। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन AC सप्लाई द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड। AC आपूर्ति
आवृत्ति में प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को डैश कहा जाता है? ए फ्रीक्वेंसी, बी एम्पलीट्यूड, सी फेज डिफरेंस, डी फेज एंगल। दोस्तों कोई भी एक रिपीटेटिव साइकिल हो या कोई भी ऐसी चीज जो बार बार रिपीट कर रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ अ पीरियोडिक इवेंट। जो भी इवेंट बार बार हो रहे हैं उसका रिपीटेशन ही फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो एसी सप्लाई में क्या होता है? वोल्टेज और करंट की जो वेवफॉर्म होती है वो कॉन्स्टेंटली रिपीट करती है, वोल्टेज की भी करती है और करंट की भी करती है। और दोस्तों जो भी साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट होता है, यानी कि 1 सेकंड में वो अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है, उसी को बोला जाता है एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी। अब एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी में एम्पलीट्यूड भी होता है, फेज डिफरेंस भी होता है और फेज एंगल भी होता है। एम्पलीट्यूड आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है ये आपका एम्पलीट्यूड है, यानी कि जो वेवफॉर्म की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी वो आपका एम्पलीट्यूड हुआ। अब फेज डिफरेंस क्या होता है? अब हम इसको इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक वेव आपकी वोल्टेज की 0 से स्टार्ट हुई, एक वेव आपकी पीछे से स्टार्ट हुई, यहाँ से कहीं से स्टार्ट हुई ये वेव, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा इस पॉइंट पर, उसी को बोला जाएगा फेज एंगल। किस टाइम पे दोनों वैल्यू पीक पे पहुंचती हैं, जैसे ये वाला जो पीक है ना, जिस टाइम पे दोनों वैल्यू अपनी पीक पे पहुंचती हैं उसी को बोला जाता है फेज डिफरेंस। और फेज एंगल क्या होता है? ये एक फेज का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जैसे कि ये फेज यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसका फेज एंगल अभी कितना है? 90 डिग्री। अब ये यहाँ पे खत्म हो गया, अब कितना है इसका? 180 डिग्री। अब कितना है इसका? 270 डिग्री। फिर ये यहाँ पे पहुंचा, अब कितना है इसका? 360 डिग्री। तो ये क्या होगा? इसका फेज एंगल हो गया। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 57 है, अ मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज। एक मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे क्या कहा जाता है? ए कन्वर्टर, बी मोटर, सी जनरेटर, डी ट्रांसड्यूसर। दोस्तों मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी कि विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलती है। जनरेटर इसका अपोजिट करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ये फिजिकल फॉर्म को या फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करता है, जैसे कि साउंड वेव हो गई, लाइट वेव हो गई, प्रेशर हो गया, इनको ये कन्वर्ट करता है किसी अलग फॉर्म में या किसी अलग एनर्जी कन्वर्जन में, सच एज वोल्टेज। प्रेशर को ये वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर के कई सारे अलग अलग काम होते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 58 है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डैश ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। आवृत्ति प्रत्यावर्ती मात्रा के डैश का वाहित क्रम होती है। ए फेज एंगल, बी टाइम पीरियड, सी एम्पलीट्यूड, डी फेज डिफरेंस। अभी दोस्तों हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। तो फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? कि नंबर ऑफ रिपीटेड साइकिल इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिपीटेड साइकिल पर यूनिट टाइम। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। और फ्रीक्वेंसी को मेजर किस में करा जाता है? इसको हर्ट्ज में मेजर करा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हेन अ मोटर रन एट रेटेड आर्मेचर वोल्टेज एंड रेटेड फील्ड करंट इट इज डिफाइंड एज। जब कोई मोटर रेटेड आर्मेचर वोल्टेज और रेटेड फील्ड करंट पर चलती है तो इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ए स्पीड रेंज, बी स्पीड रेगुलेशन, सी फ्लक्स फील्ड एंड डी बेस स्पीड ऑफ मोटर। दोस्तों जब भी कोई मोटर रेटेड आर्मेचर वोल्टेज और रेटेड फील्ड करंट पर चलती है उसे बोला जाता है बेस स्पीड ऑफ मोटर। और दोस्तों जब मोटर बेस स्पीड पे रन कर रही होती है उस समय मोटर सबसे ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रही होती है। और बेस स्पीड हमें कब मिलती है? जब हम मोटर को रेटेड आर्मेचर वोल्टेज देंगे और रेटेड फील्ड करंट देंगे। और बेस स्पीड इज इक्वल्स टू रेटेड स्पीड ऑफ द मोटर। जो नेम प्लेट पे मोटर के मेंशन होती है स्पीड, उसी को बेस स्पीड या रेटेड स्पीड बोला जाता है। स्पीड रेगुलेशन क्या बताता है? मोटर की जो स्पीड नो लोड से फुल लोड में कितना चेंज हुई, उसी को बोला जाता है स्पीड रेगुलेशन। स्पीड रेंज क्या होता है? स्पीड रेंज रेशियो होता है मैक्सिमम स्पीड अपॉन में मिनिमम स्पीड, ये होती है स्पीड रेंज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेस स्पीड ऑफ मोटर। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेफ्ट हैंड मोस्ट बिट इन एनी बाइनरी नंबर। किसी भी बाइनरी संख्या की सबसे अधिक बिट वाले बाएं हाथ का नाम क्या है? ए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बी राइट हैंड मोस्ट बिट, सी हायर बिट एंड डी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। दोस्तों बाइनरी नंबर की लेफ्ट हैंड साइड की बिट को सबसे ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट माना जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो जो लेफ्ट साइड की बिट होगी ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बिट होगी और जो राइट साइड की बिट होगी वो सबसे कम सिग्निफिकेंट बिट होगी। और जो भी बाइनरी नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करा जाता है पावर ऑफ 2 से, यानी कि जो 0 है तो क्या होगा इसका 0 × 2 की पावर 0। फिर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2 की पावर 1, फिर 0 × 2 की पावर 2, फिर 0 × 2 की पावर 3, ऐसे ही चलता रहेगा। ये 1 हो जाएगा 1 × 2 की पावर 4, फिर ये 1 × 2 की पावर 5, फिर ये हो जाएगा 0 × 2 की पावर 6, लास्ट हो जाएगा 1 × 2 की पावर 7। तो पावर राइट से लेफ्ट की तरफ जाते जाते बढ़ती रहती है, वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बिट मानी जाती है। क्योंकि जो लेफ्ट बिट होती है
है उसके पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन द गिवन सर्किट डायग्राम आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर क्लास। दिए गए परिपथ आरेख में शक्ति प्रवर्धक वर्ग के प्रकार की पहचान करें। ए क्लास ए बी एम्पलीफायर, बी क्लास बी एम्पलीफायर, सी क्लास सी एम्पलीफायर एंड डी क्लास ए एम्पलीफायर। ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम से हमें पता लगाना है कि ये कौन सा एम्पलीफायर है। पहले हम एम्पलीफायर की क्लासेस का कंडक्शन एंगल देख लेते हैं। क्लास ए का कंडक्शन एंगल होता है फुल 360 डिग्री, यानी कि क्लास ए में जो कंडक्शन होता है वो फुल साइकिल का होता है। क्लास बी में कंडक्शन एंगल जो होता है वो हाफ साइकिल का होता है। इसका मतलब क्लास बी हर हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा। क्लास ए बी में जो कंडक्शन होता है वो 180 से 360 डिग्री के बीच में होता है, और क्लास सी का जो कंडक्शन एंगल होता है वो लेस देन 180 डिग्री होता है। तो अभी हमें जो गिवन डायग्राम है वो किसका डायग्राम है, वो क्लास बी का डायग्राम है। अगर आप क्वेश्चन में भी ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी इनपुट वेव फॉर्म हो गई, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो हाफ साइकिल का मिल रहा है। तो हाफ साइकिल किसका है, क्लास बी का है। क्लास बी केवल हाफ साइकिल पर कंडक्ट करता है। अब क्लास बी में दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, एक लगा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा लगा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर आपका ट्रिगर हो जाता है यानी कि ऑन हो जाता है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर आपका रिवर्स बाइस हो जाता है, इसका मतलब ये ऑफ हो जाता है। ये बात हुई पॉजिटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर रिवर्स बाइस हो जाता है, जिसका मतलब हुआ ये ऑफ हो जाता है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर आपका कंडक्ट करता है नेगेटिव हाफ साइकिल पर। तो ये कंडक्शन कैसे कर रहा है, ये हर हाफ साइकिल में कंडक्ट कर रहा है, यानी कि ये 180 डिग्री कंडक्ट कर रहा है। अब क्योंकि क्लास बी की जो स्विचिंग होती है वो काफी कम पीरियड के लिए होती है, इसकी वजह से जो ट्रांजिस्टर की एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें डेसिपेशन कम होता है, लॉसेस कम होते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। लेकिन क्लास बी का एक डिसएडवांटेज भी है कि इसके अंदर डिस्टॉर्शन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये पूरी जो वेव फॉर्म है उसको वो प्रोसेस नहीं कर रहा है, ये केवल आधी वेव फॉर्म को प्रोसेस कर रहा है, यानी कि ये आधे सिग्नल को प्रोसेस कर रहा है। आधा सिग्नल आपका रॉ डेटा जा रहा है। अब रॉ डेटा में नॉइज भी हो सकती है, हार्मोनिक्स भी हो सकती है। इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आप पेपर देने तो जाते ही हैं, तो अगर ऐसा हो कि एग्जामिनर केवल कुछ बच्चों की चेकिंग करे, कुछ बच्चों की चेकिंग ना करे, तो उस केस में क्या होगा, कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो कुछ चीटिंग मटेरियल लेके आए हों, कुछ नकल का सामान लेके आए हों, तो वो बच्चे तो बच जाएंगे। सेम क्लास बी में भी हो रहा है कि उसकी एफिशिएंसी तो बढ़ रही है, काम जल्दी खत्म हो रहा है, जो इंस्ट्रक्टर है या एग्जामिनर है वो अपना चेकिंग प्रोसेस तो जल्दी कंप्लीट कर रहा है, लेकिन उस केस में क्या हो रहा है, कुछ बच्चे ऐसे भी छूट जा रहे हैं जिनके पास चीटिंग मटेरियल हो सकता है। सेम क्लास बी एम्पलीफायर में भी है, ये पूरे सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर रहा है, ये केवल आधे सिग्नल को प्रोसेस कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ डिस्टॉर्शन भी बढ़ रहा है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लास बी एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेस आर कंसीडर्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत माना जाता है। ए जियोथर्मल एनर्जी, बी कोल एनर्जी, सी विंड एनर्जी एंड डी सोलर एनर्जी। दोस्तों कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि पारंपरिक सोर्स जो होते हैं एनर्जी के, वो सोर्सेस होते हैं या वो रिसोर्सेस होते हैं जिनको कभी भी रीयूज नहीं करा जाता है। एक बार उसको हमने कंज्यूम कर लिया उसके बाद वो खत्म। फॉर एग्जांपल कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो और न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। इनको एक बार आपने कंज्यूम कर लिया तो इनको आप दोबारा नहीं बना सकते हैं, या इनको बनाने का जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा लंबा है, कई हजारों सालों जितना लंबा प्रोसेस है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब दो तरह के एनर्जी के सोर्स होते हैं, एक कन्वेंशनल सोर्स, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक कमर्शियल, एक नॉन कमर्शियल। कमर्शियल कन्वेंशनल सोर्स कौन से होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिसके लिए हम पे करते हैं बेसिकली बहुत, जो आमतौर पर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। नॉन कमर्शियल सोर्स कौन से होते हैं, जो आपके हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि फायरवुड हो गया, गाय का गोबर हो गया, तो ये आपके हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज हुए। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं, ये होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको बार बार इस्तेमाल करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बायो एनर्जी या बायोगैस, बायोमास, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। तो ये क्या है, ये है गैर पारंपरिक रिसोर्सेज। अब दोनों के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को दोबारा इस्तेमाल नहीं करा जा सकता, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को दोबारा इस्तेमाल करा जा सकता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को बहुत कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल करा जाता है, और हाउस होल्ड पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है, और नॉन कन्वेंशनल को ज्यादातर हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज करा जाता है। लेकिन आज के टाइम पे करंट जनरेशन में नॉन कन्वेंशनल सोर्स काफी ज्यादा बूम कर रहे हैं, काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, और इनको अब इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस दोनों के लिए यूज करा जा रहा है। और जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, इनकी वजह से सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी होता है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स की वजह से सबसे कम पोल्यूशन होता है। कन्वेंशनल सोर्स की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा हाई नहीं होती है, और दोस्तों नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की जो एफिशिएंसी होती है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल सोर्स वो काफी कम होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल एनर्जी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।